हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। 6 फरवरी के आज हम लोग न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं। 6 फरवरी 22। देखते हैं आज के हिंदू पेपर में सब क्या क्या आता है, कौन कौन सी न्यूज़ है और अपने यूपीएससी पैटर्न के लिए कौन सी न्यूज़ जो है वो रेलेवेंट हो जाती है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द सेम गाइस। सबसे पहली न्यूज़ अपने सामने आती है, ऑयल गैस विल कीप मीटिंग इंडियाज बेसलोड एनर्जी डिमांड पूरी। यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी जो ऑयल मिनिस्टर है, उनका ये कहना है कि इंडिया के अंदर जो ऑयल और गैस की जो डिमांड है, हम लोग इस साल उस डिमांड को पूरा करने की कोशिश करेंगे जो बेस लोड एनर्जी डिमांड है। फाइन। ग्लोबल एनर्जी मार्केट ग्लोबल एनर्जी मार्केट टू बी शेप्ड बाय द कंट्री नीड्स। जितनी हमारी डिमांड होगी, जितनी हमारी जरूरत होगी, अकॉर्डिंगली हम लोग उसी मार्केट को एस्टैब्लिश करेंगे हमारी बेस लोड एनर्जी की डिमांड के अकॉर्डिंग। इंडिया के केस में अगर हम बात करें तो इवन एज द थर्ड बिगेस्ट क्रूड इंपोर्टर है हम लोग, मूव टू क्लीनर सोर्सेज टू कट एमिशंस। हालांकि हम लोग क्रूड के केस में थर्ड बिगेस्ट इंपोर्टर कंट्री है ना, लेकिन क्रूड इंपोर्ट करने से हमारे फिजिकल डेफिसिट तो हो ही रहे हैं, हमारे रेवेन्यूज तो कम हो ही रहे हैं। जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स मतलब फॉरेन रिजर्व जो मनी है वो तो कम हो ही रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे एमिशंस है एनवायरमेंटल, वो भी बहुत हाई लेवल के बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल आप जितना ज्यादा यूज करते हो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, उतनी ज्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी के द्वारा कहा जा रहा है कि टू मूव टू द क्लीनर फोर्स। क्लीनर सोर्स का मतलब यहाँ पे ये रहता है कि आप एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, इन सब चीजों पर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। इंडिया का जो गोल है कि हम लोग 2070 तक जीरो कार्बन अचीव करेंगे, तो उस गोल पे अब वो आगे बढ़ेंगे। जीरो कार्बन इन द सेंस कि हम लोग एनवायरनमेंट में से कार्बन को रिड्यूस कर देंगे, एलिमिनेट नहीं करेंगे, मतलब कम करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, नेगेटिव नहीं लेकर जाएंगे, हम उसको कम करेंगे। ठीक है, अगर इस केस में आपको मैं बताऊं तो भूटान अब तक का ऐसा स्टेट है जिसने कंट्री है जिसने क्या बोलते हैं कि इंडिया के जीरो कार्बन एमिशंस को इतना कम कर दिया एनवायरनमेंट में से, अब वो नेगेटिव में है ना, कि भाई वो -5.6 ऐसा कुछ हो गए हैं। कहने का मतलब वो नेगेटिव में है, यानी कि जो होता है उससे भी ज्यादा उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो वो चीज गलत है, क्योंकि कार्बन भी चाहिए होता है। नेक्स्ट जैसे कि 2025 तक हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी और 2030 तक हमारी इकोनॉमी $10 ट्रिलियन हो जाएगी। तो जो एनर्जी है वो शेप लेगी, एंड इन टर्न ग्लोबल एनर्जी मार्केट विल शेप बाय द इंडियाज रिक्वायरमेंट। हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंगली उसी के अकॉर्डिंग शेप की जाएगी। Import cover about 85% of overall crude need, और पर कैपिटा जो कंजम्पशन है वो भी एज जस्ट ए थर्ड ऑफ द ग्लोबल एवरेज। फाइन। इस सब के साथ global oil price, India taking step to boost oil gas output while accelerating the energy transmission to cut emissions। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडिया ऐसा स्टेप लेगा जो ऑयल और गैस के आउटपुट को भी नजर रखेगा और इसके साथ साथ एनर्जी की डिमांड और एनर्जी की सप्लाई को भी इंश्योर करेगा, सो दैट कि हम लोग एमिशंस को भी कर सके और इस टारगेट को भी अचीव कर सके। इसके साथ इंडिया टॉप ऑयल एक्सप्लोरर ONGC is scouting for partnership with global companies boost oil and gas output। उन सबके साथ भी हम लोग मीटअप करेंगे। इस केस में हम देखें तो थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी हमारी बन जाएगी कंज्यूमर बाय द 2030। और अगर हम लोग इकोनॉमिक के नाम पे देखें तो हम लोग थर्ड लेवल पर आना चाहते हैं। ठीक है, ट्रिलियन थर्ड लेवल पर आना चाहते हैं। राइट नाउ वी आर ऑन द 6th लेवल। प्रेजेंटली इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल एनर्जी है कंज्यूमर, चाइना, यूएस और ईयू के बाद में इंडिया की जो एनर्जी कंजम्पशन है वो डबल होती जा रही है जीडीपी के, जैसे जैसे जीडीपी एक्सपैंड कर रही है तो हमारी एनर्जी कंजम्पशन डबल होती जा रही है, तो उसको हम लोग मैचअप करने की फुल्ली कोशिश करेंगे। ऑयल की डिमांड करें तो 74% से बढ़ी है ये, और 2040 तक ए 5-fold इंक्रीज देखेंगे हम लोग पर कैपिटा कार ओनरशिप में, विल रिजल्ट इन इंडिया लीडिंग द ऑयल डिमांड ग्रोथ इन द वर्ल्ड। नेट डिपेंडेंस है ऑन द ऑयल इंपोर्ट, कि हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो उसमें हम लोग डिपेंड हो रहे हैं, दैट लीड्स टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो वो भी चीजें अपने कहीं ना कहीं ठीक हो जाएंगी। गैस की डिमांड में करें तो इंडिया अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग डिमांड बन जाएगी, कंट्री बन जाएगी जहाँ पे नेचुरल गैस की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, और 2040 तक हम लोग इस डिमांड को 3 गुना कर देंगे। ऑब्वियसली
हम लोग तकरीबन चीज़ों में नेचुरल गैस का इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे एज़ अ फ्यूल, ठीक है ना? तो एमिशंस नहीं होंगे और क्या बोलते हैं अपनी इकोनॉमी भी ठीक चलेगी, तो वो ज़्यादा अच्छा है। कोल की डिमांड की बात करें तो कोल करंटली डोमिनेट करता है इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को। हमारे इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो ज़्यादातर कोयले से बनती है, 70% जो है वो कोयले से बन रही है। अब ये भी तो एक चीज़ खराब है ना कि इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए तो हर जगह और उसके लिए हमें कोयले का से के थ्रू बना रहे हैं और कोयले को आप लोगों को माइनिंग करना पड़ रहा है, राइट और नॉट? यू हैव टू माइन द कोयला। माइनिंग करने के लिए हम लोग अपनी अर्थ को डैमेज कर रहे हैं और उसकी वजह से अर्थक्वेक एंड जैसे खतरे आपके सामने आते हैं एंड माइनिंग से तो एनवायरमेंटल और भी बहुत सारे कंसर्न होते हैं। तो दिल्ली में एक बारी एनसीआर और दिल्ली रीजन के अंदर माइनिंग भी कोयले की कमी हो गई थी तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पे चली गई थी। दैट लीड्स टू अ वेरी बिग प्रॉब्लम और इसको बर्न करने से भाई आपको यहाँ पे वैसे भी पोल्यूशन होता है। सेकेंड थिंग अर्थक्वेक के चांसेस। तो अल्टीमेटली ये भी हमारे लिए कुछ खास अच्छी सॉल्यूशन नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी वी हैव टू थिंक समथिंग एल्स। ये सब चीजें मैनेज की जाती है आईईए के द्वारा जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है और ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांस के अंदर। ये जो हमारी एनर्जी पॉलिसीज होती है हर गवर्नमेंट की उसके ऊपर मेनली काम करता है। उद्देश्य क्या होता है? एनर्जी को सिक्योर करना और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना इनका मेन उद्देश्य रहता है। यहाँ पे इसके 3 E's हैं एंड एसोसिएट मेंबर 2017 में इसका बना था इंडिया। इसके साथ आउटलुक एनुअली हर साल होती है इसकी मीटिंग और क्लीन कोल सेंटर के ऊपर भी यहाँ पे बात जो है वो की जा रही है। क्लियर हो जाएगा। मेजर सोर्स क्या क्या है हमारे एनर्जी सेक्टर के? एक तो हम लोग थर्मल पावर प्लांट से ले रहे हैं, वहां पे कोयला ही एक अकेला है जहां से हमें पावर मिलती है, बट फिर हमें इस पे भी सोचना पड़ता है, ठीक है। इसके साथ साथ थर्मल पावर प्लांट कंट्रीब्यूट करता है 71% को एंड ओनली 55% टोटल इंस्टॉल जनरेशन इतनी मेगावाट है। इसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी जो कि 10.7 कंट्रीब्यूट करती है। नॉन फॉसिल फ्यूल जैसे सोलर एनर्जी या वैसे सब कुछ लेते हो तो वहां से आप लोग 40% अचीव कर सकते हो। तो अल्टीमेटली हमें अपने क्रूड को कट करके, क्रूड एमिशंस को कट करके हमें क्लीन एनर्जी पे फोकस करना चाहिए और उस सेटअप को बढ़ाना चाहिए। दैट वी आर डूइंग ऑल्सो, राइट। अब जैसे कि एक दो दिन पहले न्यूज आई थी, आई थिंक कल ही आई हो, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है इंडिया का वर्ल्ड का पहला जो पावर प्लांट है, ये थर्मल प्लांट है, वो है विशाखापट्टनम में, उसकी इमेज आई थी। ऐसे करके हम वी आर ग्रोइंग ऑन दैट पाथ ऑल्सो। बजट ग्रोथ ओरिएंटेड पोज फिस्कल चैलेंज। यहाँ पे जो बजट है उसका ओरिएंट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? ग्रोथ के लिए। और यहाँ पे जो फिस्कल डेफिसिट एंड ऑल है उसको वो एक तरीके से चैलेंज रहेगा, ठीक है। आप नुकसान में हो, लोन ले रहे हो, उन सब के लेते हुए हाउ यू विल ग्रो, वो एक चीज है जो यहाँ पे देखी जा रही है, ठीक है। Union budget is growth oriented and credit positive for many users, but budgetary provision pose physical challenges। क्योंकि आप सोच रहे हो कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे, है ना, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए मनी होना चाहिए, बट यू डू नॉट हैव। उस इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप लोन उठाते हो या फिर आप लोग डिसइन्वेस्टमेंट करते हो, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमारा उद्देश्य ग्रोथ, लेकिन उस सबसे फिजिकल चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। फोकस ऑफ बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि आप लोग साल भर के लिए करते हो और कभी कभार करते हो और डेली बेसिस पे नहीं करते हो, ठीक है। सपोर्ट नियर टर्म ग्रोथ बट पोज चैलेंज टू लॉन्गर टर्म फिजिकल कंसोलिडेशन। अब आपने सोचा कि मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर में किसी कंपनी को बेचना इसके अंदर ही आएगा अगर आप कोई कंपनी बेचते हो, क्योंकि आप लोग ये हर मंथली नहीं कर रहे हो, आप कभी कभार ऐसी चीज करते हो, ठीक है। एंड XYZ एक कंपनी थी, यू सेल दैट कंपनी, आपने उस कंपनी को बेच दिया, तो आपकी जो अर्निंग हुई आप उससे ये अज्यूम कर रहे हो कि नियर ईयर ग्रोथ आपकी हो जाएगी, मतलब उस पैसे को आप लोग ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म आप उस कंपनी को भी तो खो रहे हो, है ना। उस कंपनी से होने वाली अर्निंग को भी तो आप लोगों ने खत्म कर दिया। तो फॉर अ लॉन्ग टर्म यू विल फेस अ फिजिकल चैलेंजेस, यहाँ पे मूडीज का कहना ये है। While conservative assumption left room for the government to respond to prevailing macroeconomic or pandemic risk over the next year, part toward the government medium-term deficit target। ठीक है, तो वही एक चीज है जो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा दोहराई गई है।
मोदी ने कहा कंटिन्यू जो गवर्नमेंट है स्पेंड करिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे, वो ड्राइव डिमांड फॉर द की यूज इंडस्ट्रीज। अब आप एज अ हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे खर्च कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस कोई भी चीज कंस्ट्रक्शन पे जो गवर्नमेंट है वो पैसा खर्च कर रही है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है, एंड दैट लेड्स टू, अगर मान लीजिए कंपनी बन गई, सपोज एक कंपनी बन गई, उसके लिए एम्प्लॉय चाहिएंगे, सीईओ चाहिएंगे, एवरीवेयर सब कुछ चाहिएगा, है ना। इसके जरिए आप लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दोगे, कोई इश्यू नहीं, हल्की फुल्की आप डिमांड करोगे, यहाँ से क्रेडिट पॉजिटिव होगा, बट वेयर, कहाँ से लाओगे, ये पैसा कहाँ है, इतनी पैसा चाहिए होता है कंपनी बनाने के लिए, वेयर इज दैट। द थिंग इज आप या तो लोन उठाएं, या फिर वो एक चैलेंज है जो मूडीज ने इस बारे में बोला है। कंडीशन विल रिमेन सपोर्टिव फॉर नॉर्थ एनसीएफसी इन द फिस्कल 23, द बजट इज पॉजिटिव फॉर स्टील, सीमेंट, हाउसिंग एंड सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चर, इन सब चीजों के लिए। एंड द सपोर्ट फॉर द मीडियम एमएसएमई के लिए क्रेडिट पॉजिटिव रहेगा, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। prominent risk to deficit target including the pandemic, inflation और रेटिंग एजेंसी, ये सारे टारगेट, ये सारे चैलेंजेस हम सबके साथ जो है वो जरूर रहेंगे। एंड देन न्यूज आती है कोल इंडिया मल्स, मुल्स का मतलब होता है प्लानिंग करना। कोल इंडिया प्लानिंग बल्क एक्सपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इंडिया प्लान कर रहा है पहली बार कि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे कोयले की। अगर मैं आपको बता दूं कोयले के बारे में हल्की सी जानकारी, तो सुनो जरा। कोयला जो होता है ना, आप इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हो, यस और नो, बताओ पहली तो चीज। सेकंड चीज, चलो ये बतानी है आप लोगों को, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। कोयला जो है जो जैसे झारखंड हो गया एंड छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, और कुछ ईस्टर्न स्टेट हो गए, एमएच हो गया, तेलंगाना है, हालांकि इनमें शेयर कम है बट मिल रहा है, ठीक है। इन इन दो स्टेट में सबसे ज्यादा जो है देखने को मिलता है, हाईएस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। ईस्टर्न में भी काफी तादाद में मिलता है। आता कहाँ से है, अगर हमें याद हो, ज्योग्राफी करी थी तो महाराष्ट्र में एक वोल्केनो इरप्ट हुई थी, ठीक है। कारण उसका था एक रीयूनियन आइलैंड की वजह से यहाँ पे एक जो हॉटस्पॉट था वो टकराया और उसकी वजह से लावा यहाँ पे आया, और दैट लेड्स टू, ये जो लावा है वो सारे इंडिया के डेक्कन एरिया के अंदर इस तरीके से फैल गया, ठीक है। अब जो लावा जिसकी फ्लूडिटी फ्लो थी, मतलब हाई थी, जो पानी की तरह फैल गया, वो दूर दूर तक गया, झारखंड छत्तीसगढ़ उस एरिया को सबको इसने कवर अप कर लिया। अब वो जो जमीन के अंदर वो सब जो लावा गया था ना, आज वो रॉक के रूप में सामने आ रहा है, एंड दैट रॉक इज नॉन एज अ कोल, उसको ही आप लोग क्या बोलते हो, कोयले के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है। तो ये है वो कोयला जो हम लोग जमीन में से निकालते हैं, कहाँ से आया, उस लावा से आया, डेक्कन इंडिया के अंदर मिलेगा, कारण वो वोल्केनो, एंड वो सब क्या है, डिटेल आप लोग ज्योग्राफी में मुझसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द न्यूज, एक मिनट हम पेन स्टार्ट कर लेते हैं, ये येलो नहीं दिखता इस पे। कोल इंडिया जो लिमिटेड है, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोल माइनर है, जो कि इंडिया CIL है ना, वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोल माइनर है, जहां से कोल माइन किया जाता है। प्लान टू डायरेक्टली, अब हम लोग एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं टू द नेबरिंग कंट्रीज। सोर्स के अकॉर्डिंग कहना है कि आसपास वाली कंट्री को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, नो डाउट, बट व्हाट अबाउट अवर अर्थ, इसका क्या कसूर भाई, तुम्हारी इकोनॉमी के लिए ये क्यों फेस करे, दैट इज अ बिग चैलेंज ओवर हियर। द स्टेट रन फर्म प्लान्स टू एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन सब कंट्रियों को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। इंडिया की कोल मिनिस्ट्री और इज अ पार्ट ऑफ द इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में भी ये चीज शामिल होगा, क्योंकि जो भी चीज हम पहले करते हैं वो हम लोग नेबरहुड फर्स्ट करते हैं, मतलब पहली बार उनको देंगे, ठीक है। मतलब जो एक्सपेरिमेंट नहीं करते, कोई डिश बनाते हैं तो एक्सपेरिमेंट तो पहले अपने घर वालों से करा लेते हैं, तो वो वाली चीज है। प्रपोजल कोल इंडिया के चेयरमैन के द्वारा जो है यहाँ पे बनाया जा रहा है, वी वुड हैव आइडियली वांटेड टू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग दिस फाइनेंशियल ईयर, एंड ये सब चीजें जो है वो बोली गई है। कोल एक इम्पोर्टेंट और एक अबंडेंट फॉसिल फ्यूल है इंडिया में। अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में मिलने वाला फॉसिल फ्यूल है, मिलता बहुत अच्छी तादाद में है ये करीबन इंडिया की 55% एनर्जी नीड्स को पूरा करता है, कंट्री का इंडस्ट्रियल हेरिटेज है ये। इंडस्ट्रियल हेरिटेज मतलब इंडस्ट्रियों में यूज होने वाली हमारी पुरानी चीजें, हेरिटेज मतलब जो पहले की चीजें होती है ना, वो वाली चीज, ठीक है।
करंट पर कैपिटा कमर्शियल जो कंजम्पशन है वो 350 किलोग्राम की जो भी है ये पर ईयर है, विच इज़ वेल बिलो द डेवलप्ड कंट्री, जो कि डेवलप्ड कंट्रियों से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ठीक है, अभी हम लोग इससे करके भी अर्न करेंगे। कोल की प्रोडक्शन की हम बात करें तो इतनी प्रोडक्शन इस टाइम हुई थी, जो कि पॉजिटिव ग्रोथ 7.9 से हर साल दिख रही है। इसमें इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल हो रहा है। इंपोर्ट ऑफ कोल की बात करें, प्रेजेंट इंपोर्ट पॉलिसी, कोल कैन बी फ्रीली इंपोर्टेड अंडर द ओपन जनरल लाइसेंस बाय द कंज्यूमर देमसेल्फ कंसिडरिंग देयर नीड्स बेस्ड ऑन देयर कमर्शियल प्रोडक्ट्स। वो अपने हिसाब से इस चीज़ को जो है वो मंगा सकते हैं अदर जनरल लाइसेंस के साथ ही, ठीक है। और कुकिंग ऑयल वो इंपोर्ट किया जाता है सेल के द्वारा। And the steel manufacturing units are mainly to bridge the gap between the requirement and the indigenous availability to improve the quality of production, वो इसलिए यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कोल के रिजर्व इंडिया की अगर केस में हम बात करें तो टॉप 5 स्टेट है जहाँ पे कोल के रिजर्व हैं, जैसे झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, जो कि टॉप 5 स्टेट है जहाँ पे अच्छी तादाद में मिलता है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि कोल के बहुत सारे टाइप होते हैं, लिग्नाइट, बिटुमाइट एंड मतलब बिटुमिनस और ऐसे करके। तो हमें बताओ सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है, ठीक है। और हम लोग ईंधन इन द सेंस कि घर में जो चलाने के लिए चूल्हा चौका चलता था, तो उसमें जलाने के लिए कौन से तरीके का हम लोग कोल का इस्तेमाल, कौन से टाइप के कोल का इस्तेमाल करते थे या करते हैं आज भी, तो बताओ कौन सा है ये। चलो मैंने ऐड कर दिया आप लोगों के लिए। एंड गाइज इस सब की पीडीएफ आप लोगों को इंक्वेस्ट आईएएस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग जल्दी से उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। डिप्लोमेटिक बॉयकॉट, आप लोगों को पता है बीजिंग के अंदर विंटर ओलंपिक्स चल रहे हैं, लेकिन हमारी ये डिप्लोमेसी के थ्रू हम लोग उसको बॉयकॉट कर रहे हैं। बाय डूइंग सो इंडिया ने ज्वाइन किया ग्रोइंग लिस्ट ऑफ कंट्री दैट विल नॉट सेंड गवर्नमेंट डेलीगेशन टू द चाइनीज कैपिटल फॉर द विंटर ओलंपिक्स के लिए हम नहीं भेज रहे हैं। खास न्यूज है इंडिया चाइना के रिलेशन के केस में, बट बस इतना याद करो पीवीआर डिप्लोमेसी बॉयकॉट यहाँ पे हो रहा है। सिंपली मीन कंट्री सेंड नहीं करेगी हमारी ऑफिशियल गवर्नमेंट जो डेलीगेशन है बीजिंग को, ड्यूरिंग द गेम्स हमारे लोग वहां पे नहीं जाएंगे। वंदे भारत वंदे मातरम बोल रही थी। वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस किया था 400 वंदे भारत जो ट्रेन है वो मैन्युफैक्चर की जाएगी आने वाले 3 सालों के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे 75 वंदे भारत जो अक्रॉस इंडिया है वो 2023 के इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त तक आ जाएगी, ठीक है। सेम ही हाई स्पीड ट्रेन सेट है, 16 कोच और सेल्फ प्रोपेल्ड ही रहेगी। डिस्ट्रीब्यूटेड जो पावर है ट्रेन को हायर एक्सेलरेशन दे देगा। वंदे भारत ट्रेन सेट ओरिजिनली कॉल्ड ट्रेन 18 के नाम से इसको शुरुआत के अंदर जाना जा रहा था, आर करेंटली रनिंग बोथ फ्रॉम द दिल्ली टू वाराणसी और द कटरा, ठीक है। चलिए अगर अभी तक की न्यूज सबको क्लियर हो जा रही है सो हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर लॉट्स ऑफ फ्रेंड एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल दैट इज द इंक्वेस्ट आईएएस। देन हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। We are talking about the freedom of religion. After 6 students banned from entering a college in Karnataka Udupi district from wearing a hijab last month, the row over whether educational institutions can impose a strict dress code that could interface with the right of the student has spilled to other colleges in the state. The issue throw up legal question on reading the freedom of the religion. देखो अब यहाँ पे कर्नाटक का एक कॉलेज है, वहां पे 6 स्टूडेंट्स को एंटर करने से मना किया गया था फॉर वियरिंग ए हिजाब, यानी कि भाई तुम बैन फ्रॉम एंटरिंग अ कॉलेज फॉर वियरिंग अ हिजाब। ये जो ऊपर है ना ऐसे इसको इसलिए क्योंकि ये पहन रहे थे दैट्स व्हाई उनको मना किया गया था। एंड ये आपके एक तो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक का वोलेशन है ना। 40 जो डीपीएसपी है उनका वोलेशन है। 29 और 30 के अंदर एजुकेशनल जो अधिकार दी गई हैं उनका वोलेशन है। आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू एजुकेशन वो वाला जो अधिकार है उसका भी मतलब हनन है। आर्टिकल 14 जहां आप लोग इक्वालिटी की बात करते हो ये उसका भी हनन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो कई सारे फंडामेंटल राइट हैं इस केस में। हाउ इज रिलीजन प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा आर्टिकल 25 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि हर बंदे को कंसाइंस या अपनी पूजा करने का अधिकार है, प्रोफेस अपने
वर्शिप को किस तरीके से वो फेस कर मतलब पेश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रोपिगेट, सब अधिकार है उनको, है कि नहीं? ये एक राइट है। नेगेटिव लिबर्टी विच मीन स्टेट इंश्योर करता है कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। आप जब रिलीजन की बात करते हो, है ना, तो कोई इंटरफेरेंस स्टेट की नहीं होनी चाहिए। सारे फंडामेंटल के जैसे ही स्टेट रिस्ट्रिक्ट करेगा राइट फॉर द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंस, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर स्टेट इंटरेस्ट। ये बिल्कुल सही रहेगा कि आप लोग रिलीजन के केस में रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है स्टेट, लेकिन ऑन द रीजनेबल बेस लाइक द पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, डिसेंसी के लिए, मोरालिटी के लिए, वो सब चीजों के लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई जा सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है व्हाट रिलीजियस प्रैक्टिस कैन कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड एंड व्हाट कैन बी इग्नोर्ड। 1954 के केस के अंदर रिलीजन विद कवर ऑल रिचुअल्स एंड प्रैक्टिस इंटीग्रल टू अ रिलीजन। तो यहाँ पे एसेंशियल रीजनल प्रैक्टिस टेस्ट की बात की गई है। तो अल्टीमेटली इस न्यूज की बात करें तो गलत है ये न्यूज, मतलब न्यूज सही है, ये करना गलत है कि आप लोग रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। और कौन कौन से आर्टिकल्स का हनन हुआ है वी ऑलरेडी सी सो दैट। वेटलैंड्स, वेटलैंड का मतलब होता है यानी कि अ लैंड बॉडी covered by water, and also some species, ऐसा कह लो। ठीक है, इसका सिंपल मतलब क्या है? वेटलैंड से मतलब हमारा एक वो होता है कि एक जमीन जो कि पानी से घिरी हुई हो, ठीक है, वो होता है। लेकिन वेटलैंड अगर आप इसको इकट्ठा करते हो, आप कोई भी जमीन, जैसे आप रास्ते में चल रहे हो, ये जमीन है, बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, आप कह दोगे क्या ये वेटलैंड है? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, कुछ ना कुछ उसके अलग से फीचर्स होते हैं, जैसे कि उस जगह पे कोई ना कोई स्पीसीज होनी चाहिए, कोई भी डाइवर्सिटीज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे पेड़ पौधे, आपको ग्रास वगैरह दिख रही है, यहाँ पे पक्षी दिख रहे हैं, सो यू विल कॉल इट इज अ वेटलैंड। ठीक है, क्या अब ये वेटलैंड रामसार में है कि नहीं है, उसका क्राइटेरिया कुछ ऐसे रहता है कि भाई अगर यहाँ पे ये जो पेड़ है ना, ये ऐसे पेड़ हैं जो कहीं और नहीं मिलते, यानी कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, थोड़े से ही रह गए हैं, यही यही मिलते हैं, या एंडेमिक है। ठीक है, दो चीज हो सकती है, यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड आते हो, प्रवासी पक्षी आते हो, या फिर यहाँ पे कुछ ऑलरेडी ऐसी स्पीसीज रहती हो जो एंडेंजर्ड हो, जो दो चार ही रह रही हो, दो चार इन द सेंस थोड़ी थोड़ी रह रही हो। ठीक है, या उनका मतलब और भी कोई भी कंसर्न हो। ठीक है, उस एरिया को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा उठाती है रामसर कन्वेंशन। कौन उठाते हैं? रामसर कन्वेंशन। ये बनी थी 1971 ईरान के अंदर। तो अगर आप किसी भी वेटलैंड को रामसर का नाम देते हो तो वो तब होती है जब उसकी कंडीशन नॉर्मल नहीं होती। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रामसर उसको अपने नाम दे देता है और फिर उसकी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, अभी था ये वर्ल्ड वेटलैंड डे, उसी के नाम पर हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। फाइन, आई होप कि ये सब लिखा हुआ आपको लोगों को समझ आया होगा, बट स्टिल चलिए। रामसार कन्वेंशन वेटलैंड डेजिग्नेटेड खिजादिया बर्ड सेंचुरी जो कि गुजरात के जामनगर के पास है, और भाखेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये वेटलैंड ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा इन दोनों को दिया गया है कि इस साल की नेशनल इंपॉर्टेंस की है, जिसकी हम लोग केयर करेंगे। रामसार कन्वेंशन, ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन आप प्लीज कर लीजिएगा। इंडिया के सिनेरियो में बहुत सारी रामसर कन्वेंशन है इंडिया में। तो हाउ मेनी रामसर साइट्स इन इंडिया? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन में लिख देती हूँ, हाउ मेनी रामसर साइट इन इंडिया। ठीक है, चलो बताओ क्या है इसका जवाब। इसके साथ हम बात करते हैं कॉपर बेस्ड नैनो पार्टिकल कोटेड एंटीवायरल फेस मास्क। यहाँ पे एक पीआईबी की न्यूज है कि ऐसा फेस मास्क बनाया जा रहा है जो कॉपर बेस्ड नैनो पार्टिकल कोटेड है, कि इससे नैनो पार्टिकल्स वो नहीं होंगे। इंडियन साइंटिस्ट कोलैबोरेशन इंडिया स्टिल पार्टनर है सेल्फ डिसइंफेक्टिंग कॉपर बेस्ड नैनो पार्टिकल, जो कि मास्क टू फाइट अगेंस्ट द कोविड पैंडेमिक के खिलाफ ये काम करेगा। ठीक है, तो ये बस इतना सा है, ज्यादा इसमें क्या बताना है मुझे।
Wildlife migration to the Wayanad sanctuary begins. अरे एक मिनट. वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन टू वायनाड सेंचुरी. वायनाड है भाई कर्नाटका के अंदर. फ्लो फ्रॉम तमिलनाडु इन कर्नाटका लो ड्यू टू द बेटर रेन इन द रिजर्व. अब तमिलनाडु से या किसी आसपास के रिजर्व से जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली जानवर है, वो वायनाड सेंचुरी में आ रहे हैं. दैट इज इन कर्नाटका. क्योंकि कर्नाटक के पास आपको अब अच्छी थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिलेगी, तो हल्की फुल्की बारिश से सूखापन नहीं रहेगा और उनके लिए खाना वाना सब अवेलेबल होगा. क्योंकि अभी जैसे गर्मी आ रही है ना, तो फिर गर्मी आने से हल्की फुल्की नमी आप लोगों को समर में देखने को मिलती है. द सीजनल माइग्रेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. The seasonal migration of wild animals has begun from the adjacent wildlife sanctuary and Karnataka to Wayanad. Inflow हो रहा है is comparatively low this time. यहाँ पे कुछ owing to better rain in the sanctuary and adjacent tiger reserve. यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्फ्लो आपको थोड़ा कम दिख रहा है comparatively the other years, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश उसी रिजर्व में मिल गई है. फाइन. तो चीजें आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा. ठीक है, अगर थोड़ी बहुत बारिश होती है तो क्योंकि फिर वहाँ पे फायर होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि अगर सूखापन होता है ना जंगलों में, तो पत्तों में अपने आप ही आग लग जाती है ड्राइनेस होने की वजह से. तो दैट लेड टू वेरी प्रॉब्लम्स. दैट है कि ठीक है, हल्की फुल्की अगर रेनफॉल आपको हर फॉरेस्ट में दिखे तो. हाँ, इस न्यूज़ में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कर्नाटक के अंदर जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ऑल वो सब चीज़ें हैं कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के अंदर, तीनों को एक बार क्लास के बाद पढ़ लीजिएगा. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. अभी तक की न्यूज़ में एनीवन हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सेंटर टू फॉर्म एफपीओज विद द स्मॉल फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन. अभी यूनियन बजट जो आया उसमें भी केंद्र सरकार का उद्देश्य क्या था, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे यहाँ पे फोकस था, है ना. हम लोग जीरो कार्बन भी करना चाहते हैं, क्योंकि भाई अगर आप लोग ऐसी फसल उगा रहे हो जो कि पेस्टिसाइड से भरी हुई है ना, तो ऑब्वियसली उस पानी को आप लोग वाटर में भी डालोगे एंड दैट लीड टू द यूट्रोफिकेशन. जानते हो ना. इस सब के अलावा ZBNF वाला टारगेट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एंड उसके अलावा जो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फोकस करें, ये सब चीजें अपने अचीव नहीं हो पाएंगे. इसीलिए फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं स्मॉल फार्मर्स के से, और जिसमें हमारा टारगेट है नेट जीरो अचीव कर लेना 2070 तक, ताकि हम लोग टैकल कर सके क्लाइमेट चेंज. ओके. Prime Minister state that Union government is resolved to mobilize small farmer FPOs and make them influential market force. उनको बना रहे हैं ताकि वो अपनी इनकम भी अच्छी कर सकेंगे और लोगों की हेल्थ भी. इसके साथ इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज है उस पर फोकस करते हुए बैक टू बेसिक इन्फ्यूजन, यानी कि हमें जो पुराना जो अपना स्टाइल हुआ करता था कि लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग, उस सब पे फोकस करने की बात यहाँ पे हो रही है. नेचुरल एंड द केमिकल फ्री फार्मिंग, रिसेंट बजट में ये चीज भी पेश हुई थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया. स्पीकिंग जब लॉन्च सेलिब्रेशन एंड सब कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज रिसर्च फैसिलिटी ऑन प्लांट एंड प्रोटेक्शन, रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट फैसिलिटी, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है. इनफैक्ट ड्रॉप मोर क्रॉप पे फोकस किया जा रहा है ऑन द इक्रीसेट एग्जीबिशन. इसके साथ नेट जीरो 2070 जैसे अभी हमने बात की, और 50th एनिवर्सरी पे एक लोगो भी यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, कमेमोरेटिव स्टैंप भी होगी. फाइन. चलिए, इतनी सी बात थी. एफपीओ का देखें तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फार्मर मेंबर्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं एंड उसके अंदर फार्मर्स होते हैं, ताकि इजीली डिसीजन यहाँ पे फार्मर्स और जो सरकार है वो ले सके उनके बेनिफिट्स के लिए. ओपन टू ऑल पर्सन, एनीवन कैन गो देयर. ठीक है, बिना किसी बेसिस के, डिस्क्रिमिनेशन के. ठीक है, एजुकेशनल ट्रेनिंग वो सब चीजें होती हैं. गुजरात, MP, राजस्थान, बहुत जगह आप लोगों को ये चीज देखने को मिल जाएगी. कमिटेड टू एंड इनइक्वालिटीज. आप लोगों को पता है 5 फरवरी को तेलंगाना के अंदर श्री रामानुजाचार्य का जो स्टैच्यू है उसको अनवेल किया गया. उसकी सिटिंग जो
जो पोज है 216 फीट की है ये, उसको अनवेल किया गया, उसकी एक तरीके से ओपनिंग करी गई। ये जो स्टैच्यू है वो पंच तत्वों से बना हुआ है, जिसको आप लोग पंच लोहा के नाम से जानते हो। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक और ब्रास। ठीक है, देयर वर द 5 मेटल्स व्हिच आर यूज्ड इन मेकिंग दिस स्टैच्यू। 216 फुट की है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड इन द सिटिंग पोजीशन, बैठी हुई अवस्था में 216 फीट की ये मूर्ति, ये स्टैच्यू सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अंदर 120 केजी सोना गोल्ड इस्तेमाल हुआ है, जो कि रिप्रेजेंट करता है श्री रामानुजाचार्य के 120 साल जो उन्होंने संत के रूप में यहाँ पे जिए अर्थ पे, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। एंड इनकी जो वर्डिक्ट है, दे आर ऑल टॉक अबाउट द इक्वालिटी, इसीलिए इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की भी बात आप लोग कहेंगे। एंड ही वाज लाइक अ also spread the भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट को भी इन्होंने काफी स्प्रेड किया, एंड इट वाज स्टार्टेड बाय द आदि शंकराचार्य। ठीक है, तो इसको इक्वालिटी जो रामानुजाचार्य है उन्होंने भी भक्ति मूवमेंट को काफी स्प्रेड किया। फाइन, एक मिनट। ये आपको जैसे बोल दिया, सबका साथ सबका विकास, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। इसके साथ मिस्टर मोदी सोशल जस्टिस एम्बेडेड इन ऑल सेंट्रल वेलफेयर प्रोग्राम सच एज जन धन, फ्री कुकिंग गैस कनेक्शन टू पुअर, स्वच्छ भारत मिशन, ये सब चीजें जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक दी गई हैं। यहाँ पे सोशल ऑर्डर वाज अ लिव एंड लेट लिव विद ऑनर एंड डिग्निटी, ये सब चीजें यहाँ पे बोली जा रही हैं। एंड देन ये बोल रहे हैं कि जो रिकग्निशन ऑफ द रमप्पा टेम्पल है, रमप्पा टेम्पल में बन रहा है ये इन आस्ट्रल वारंगल डिस्ट्रिक्ट, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि यूनेस्को के द्वारा रिकग्नाइज की गई है। और पोचमपल्ली जो जगह है वो वर्ल्ड का टूरिज्म विलेज बन जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जहाँ पे रिच कल्चरल हेरिटेज आपको मिलेगा सातवाहन और ककातिया डिनेस्टी के बाद। तो आप लोग जो ये पोचमपल्ली जो जगह है वो ककातिया और जो सातवाहन जो डायनेस्टी है ना, वो रहा करती थी यहाँ पे, मतलब एक तरीके से वहीं पे स्टैचू को बनाना, अब टूरिज्म को इनहेंस करना है। और टूरिज्म से तो आप लोग जानते हो अच्छी खासी अर्निंग होती है। फाइन, तो ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। कांग्रेस vows to repeal AFSPA voted to power in मणिपुर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर मणिपुर में गवर्नमेंट कांग्रेस की सरकार रहती है तो ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो आसपा को रिपील कर देंगे। देखो, बस इतनी सी बात इस चीज में मुझे बतानी थी। हालांकि इस पॉलिटिकल न्यूज ये मुझे नहीं करनी चाहिए, बट आसपा क्या है वो हमें बात कर लेनी है। आर्मी फॉर स्पेशल पावर एक्ट, यानी कि अगर कोई भी एरिया, कोई भी स्टेट, अगर वो डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर होता है उस जगह के सीएम के द्वारा, ठीक है, गवर्नर के द्वारा, अगर वो एरिया डिस्टर्ब्ड होता है, यानी कि किसी के किलिंग्स या मतलब ऐसा कुछ रहता है, तो उस एरिया में आर्मी का अधिकार, आर्मी की रूलिंग जो है वो चल जाती है, पहली चीज। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अब उस एरिया को आर्मी के हाथ में आ जाता है, वो बिना बिना परमिशन के, विदाउट परमिशन वो अरेस्ट कर सकती है, शूट ऑफ फायर कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीजें होती है जो आर्मी के पास अधिकार दे दिए जाते हैं। ठीक है, उनसे सवाल वगैरह ये सब चीजें जो है वो नहीं हो सकती। आफ्सपा अनफेटेड जो पावर है वो आर्मी फोर्स और सीएपीएफ को देता है डिस्टर्ब एरिया में टू किल एनीवन एक्टिंग। और इसी वजह से कुछ दिन पहले 14 या 13 लोग जो है वो मारे भी गए थे, इस वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। Choking oceans, a new study आई है that use climate model to predict how the reduction of dissolved oxygen in water will take place, that is process in that support the marine life around 21। देखिए भाई, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये रहता है कि आपने कोई भी ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल करें जो कि हार्म करते हैं मेरीन लाइफ को, और उस केमिकल को आप लोगों ने ओशियन में डाल दिया, तो ओशियन के अंदर केमिकल्स आ गए, उसकी सतह के ऊपर सारे केमिकल्स जमा हो गए, दैट लेड टू द स्टॉप ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड दैट डिनाई टू कम टू द सनलाइट इन द वाटर।
ठीक है, जिसकी वजह से पानी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल था वो गिर गया, वो कम हो गया, सीधी सी बात है भाई, है ना। पानी के अंदर जो अवेलेबल ऑक्सीजन है, जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है, उसका स्तर गिर गया, दैट इज ऑल्सो डूइंग। इसके बाद जो मरीन लाइफ है, अब वो कैसे ब्रीथ करेंगे, दे स्टार्टिंग डाइंग, वो मरना शुरू कर देंगे। फाइन, जो बैक्टीरिया हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए या फिर कई बिना ऑक्सीजन के भी होते हैं, जिनको जिनको डिकम्पोज करना है इनकी बॉडीज को, अब वो बैक्टीरिया पानी के अंदर बढ़ने लगेंगे, क्योंकि बॉडीज उनका खाना उनके उनको ऑर्डर मिल गया, है कि नहीं, उनका ऑर्डर आ गया कि भाई इनको डिकम्पोज करो। अगर किसी पानी के अंदर बैक्टीरिया की क्षमता ज्यादा हो रही है, इनकी तादाद ज्यादा हो रही है, यानी कि वो पानी शुद्ध नहीं है, अनक्लीन वाटर है, and that led to the damage to environment, that led to the damage to environment. Is that clear? Anyone have any doubt? क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब चीजें। अब यहाँ पे चोकिंग क्वेश्चन यही हो गया ना कि ये ओशन इस तरीके से चोक हो गया यहाँ पे। द स्टडी पब्लिश हुई थी एंड इस तरीके की जो हम लोग केमिकल या क्लाइमेट चेंज इन सबको ये बिना देखते हैं, तो ये हर तरीके के ओशन को अफेक्ट करेगा 2080 तक, और ये मरीन इकोसिस्टम और वर्ल्ड वाइड सब खतरे में पहुंचा देगा। अगर हम जैसे डॉल्फिन के केस में बात करें ना, ये वंदे मातरम का कुछ खास नहीं करेंगे, वो पहले हो चुका है, वही है ये। डॉल्फिन के केस में बात करें तो डॉल्फिन जो है वो आपकी साफ सेव क्लीन वाटर में ही मिलती है। अगर किसी जगह पे डॉल्फिन है तो यू कैन अज्यूम कि पानी साफ है, वो गंदी जगह पे नहीं रहती है। एसबीआई क्वार्टर 3 नेट प्रॉफिट राइज 62%, स्लिप एज्यूम, यहाँ पे एसबीआई का जो प्रॉफिट है वो 62% से ग्रेट हुआ है, बड़ा है। इंटरेस्ट इनकम लोअर प्रोविजनिंग ड्यू टू द बेटर एसेट क्वालिटी, एसबीआई की हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट इन सब की वजह से बढ़ा है। अज्यूम कर सकते हैं हाईएस्ट वेव जो थर्ड वेव है उसकी वजह से, क्योंकि थर्ड वेव में लॉकडाउन नहीं लगा एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल सब कुछ चल रही है, तो बिजनेस सब रन हो रहे हैं, दैट लेड टू ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे बिजनेस स्टाइल में नहीं आई। एफएम अर्ज इंडस्ट्रियलिस्ट टू स्पुर ग्रोथ बाय इन्वेस्टिंग, फाइनेंस मिनिस्टर ने अर्ज किया है इंडस्ट्रियलिस्ट को कि भाई आप लोग ग्रोथ करो, है ना, इन्वेस्ट करो जगह जगह, दैट लेड टू ग्रोथ इन द कंट्री एंड हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है इंक्रीज करो वे इन्वेस्ट इकोनॉमी में सो दैट द वर्चुअल साइकिल किक्स इन, रेफरिंग टू द गवर्नमेंट डिसीजन टू कट कॉर्पोरेट टैक्स रेट एंड ओपन बाय सेवरल सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी इन स्पेस, कॉर्पोरेट टैक्स कट। गवर्नमेंट ने कहा कि 2019 स्लैश द टैक्स रेट फॉर कंपनीज, और इस बार के यूनियन बजट के अंदर टैक्स रेट कटौती नहीं हुई है, कॉर्पोरेट पर भी नहीं, बट एफएम सेज के लाइक ये कम है क्या, हमने बढ़ाया तो नहीं, तो उन्होंने बढ़ाया नहीं है। और ऊपर से 18.5% का जो मैट लगता था उसको घटा के यहाँ पे 15% कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए एफएम अर्ज किया है। यूएस रिस्टोर सैंक्शन वेवर टू ईरान, यूएस जो है वो ईरान पे दोबारा सैंक्शन लगा रहा है। यूएस डिपार्टमेंट इज गिविंग सैंक्शन और ईरान सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, कि भाई वो न्यूक्लियर अब नहीं बनाएगा, उस सब पे सैंक्शन यहाँ पे लगाई जा रही है, जो कि एक टेक्निकल स्टेप है। एंड क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब चले गए थे 2020 के अराउंड ही, तब ये सब चीजें एंड हो गई थी, वो सैंक्शन हट गई थी, क्योंकि जो बिडेन ने इसको आके हटा दिया था। अब दोबारा से ये चीज है एसेंशियल टू इंश्योरिंग ईरान स्विफ्ट कंप्लायंस इफ अ न्यू डील ऑन कंट्रोलिंग तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अगर हमें कंट्रोल में रखना है तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग यहाँ पे सैंक्शंस करें। वेवर अलाउज अदर कंट्री एंड कंपनी टू पार्टिसिपेट इन ईरान, वेवर में अलाउ है दूसरी कोई कंट्री पार्टिसिपेट कर सकती है, बट इन दैट केस ट्रम्प के केस में ईरान पे सैंक्शंस तो थी बट कोई भी कंट्री उसे पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, दैट वाज अ सैंक्शन आल्सो। द सिविलियन प्रोग्राम इंक्लूड ईरान इंक्रीजिंग स्टॉक पाइल्स ऑफ एनरिच यूरेनियम, कारण ये था कि यूरेनियम की मात्रा जो है वो बढ़ा रहा है ईरान, सबकी वजह से यहाँ पे लग रहा है। वियना टॉक्स इंक्लूड ईरान, यूएस, ब्रिटेन, चाइना, ये सब चीजें, ये सब कंट्रियां इस सब में शामिल हुई हैं। राजस्थान रेडी है पहला सेपरेट एग्रीकल्चर बजट बनाने के लिए, यहाँ पे ड्रिप और स्प्रिंकलर जो इरिगेशन सिस्टम है
उस पे राजस्थान फोकस करेगा। वाटर स्कैरसिटी जो हो रही है स्टेट में, उस पे भी फोकस की जाएगी। प्रिपरेशन आर इन स्विंग फॉर द फर्स्ट सेपरेट एग्रीकल्चर टू बी प्रेजेंटेड इन राजस्थान, नो फरवरी, विद एम्फेसिस किया जा रहा है वेलफेयर मेजर्स पर, फार्मर्स एंड इनोवेशंस पर, द बेनिफिट ऑफ कल्टीवेटर, इन सब चीजों पे फोकस किया जाएगा। बजट स्पेशली प्रमोट कर रहा है ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, कि आप लोग स्प्रिंकलिंग करके करेंगे, है ना, और जैसे कि पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, और स्कैरसिटी ऑफ वाटर की नजर रखते हुए गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है। Farmers have been facing hardship by waking the entire night to irrigate their fields. ठीक है, यहाँ पे ये चीज है कि अपने खेतों में पूरी रात पानी देना, इस चीज से जो सरकार है वो अवेयर है, तो इस चीज को भी मद्देनजर रखे जाएगा। फाइन, तो जब आता है बजट, लेट्स हैव अ लुक ऑन द सेम। सरिस्का वियर द स्ट्राइप्स ऑफ सक्सेस। सरिस्का टाइगर रिजर्व है, कहाँ है बताओ। टाइगर पॉपुलेशन नाउ 25, मतलब वहाँ पे एक समय था कि एक्सटिंक्ट हो गए थे वहां से, और वहाँ पे जो संख्या है वो 25 हो गई है। द मेजर्स फॉर द हैबिटेट मैनेजमेंट टाइगर लॉन्च 6 महीने पहले किया गया था, और अब पता चला है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर अब ये जो बियरिंग द फ्रूट, यानी कि अब वहाँ पे आपको इंतजार बहुत हो गया, अब आपको फल मिल रहा है, तो दैट इज द थिंग। टाइगर पॉपुलेशन वाइल्ड लाइफ में ग्रो अप हो गए, 25 हो गए, दैट्स अ गुड न्यूज। न्यू भारा लिवारी रूट लोकेटेड है उसके आसपास में। टाइगर्स गिव बर्थ टू द 2 cubs रिसेंटली। टाइगर रिजर्व स्प्रेड रणथंभौर नेशनल पार्क भी उसके आसपास में ही है देखने के लिए। कनेक्टिंग धोलावीरा, ये आज की एक सबसे बेस्ट न्यूज जो है वो रहेगी, है ना, कितने खुश है ये। हाँ, ग्रेट। धोलावीरा हमारी WHS है ना, आर्ट एंड कल्चर के लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा के बारे में आज सब पढ़ डालेंगे। एक रोड जो है वो यहाँ पे बन रहा है, जो आप ये देखोगे वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओपन न्यू विस्तास फॉर द WHS के लिए एक नया जगह, एक नया रास्ता बन रहा है ऑन एन आइलैंड इन कच्छ। कच्छ के एक आइलैंड वाली जो जगह है वहां पे, तो ये एक चीज है कि हम लोग अपनी हेरिटेज को कंजर्व कर रहे हैं। फाइन। Before partition, Khadir Mahal, part of the princely state of the Kutch, was known for the business and livestock trade के लिए इस चीज को इस्तेमाल कर रहे थे। अब जो खादिर एक आइलैंड है जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ से जुड़ा हुआ है, लिटिल रन ऑफ कच्छ से, धोलावीरा एक हड़प्पन सिटी है जो कि आइलैंड खादिर पर बसी हुई है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि पहले खादिर इसका जुड़ा हुआ हिस्सा था, लेकिन अभी पार्टीशन के बाद दैट इज अ सेपरेट एरिया, है ना। अब जो खादिर पर ही धोलावीरा जो हड़प्पन सिटी है वो बसी हुई है, इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर। अब ये यूनेस्को ने इसको हेरिटेज का नाम दे दिया था 2021 में, 27 जुलाई 2021 को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया था। खादिर बेट आइलैंड वाज नॉन फॉर द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ द बाजरा, मिलेट, गोट, बेरीज एंड ये सब चीजें यहाँ पे अच्छी खासी मिलती हैं, तो इसकी अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके साथ वेंदा, वाइल्ड खावड़ा एंड खादीरा जस्ट इतने दूर हैं। इसके साथ यहाँ पे आप देखोगे आफ्टर ए कंस्ट्रक्शन एक नेशनल हाईवे बन रहा है, डिस्टेंस विल बी ब्रिज, जो डिस्टेंस है आइलैंड एंड द नॉर्मल एरिया के बीच में वो थोड़ा ब्रिज हो जाएगा। वंस दिस रोड कम अप, ट्रैफिक फ्रॉम भुज विल रीच द खावड़ा एंड देन क्रॉस टू द खादिर। वी आर ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन अभी पूरी होने ही वाली है, एंड जो बिटवीन हिंदू खादिर और मुस्लिम खावड़ा है उसके बीच का रिलेशन और ब्रदरहुड को भी कहीं ना कहीं ये कम कर, मतलब बढ़ा देगा। फाइन। एक फॉसिल पार्क और कुछ फॉसिल्स भी वहां पे आपको मिलेंगे। इंडिया की 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये धोलावीरा। यूनेस्को ने इसको 40th नंबर पर WHS का दर्जा दिया था। फर्स्ट साइट है IVC की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि अभी तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुई थी। इसके साथ इंडिया नाउ एंटर सुपर 40 क्लब, जो WHS की इंस्क्रिप्शन है इंडिया के अंदर, उसको क्रॉस कर लिया इंडिया ने। इंडिया, इटली, स्पेन, जर्मनी, चाइना, इन सब में भी 40 से ज्यादा WHS है, जिसमें 32 कल्चर, 7 नेचुरल और कुछ एक वन मिक्स्ड प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। रमप्पा टेम्पल जो तेलंगाना के अंदर है, जो कि अभी हम पहले बात करके आए, वो इंडिया की 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। धोलावीरा मोस्ट रिमार्केबल और अर्बन सेटलमेंट है साउथ एशिया के अंदर, और जो ये है ना IVC, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया भी है।
इसके साथ डिस्कवर हुई थी 1968 में आर्कियोलॉजी जगतपति जोशी के द्वारा। मोहनजोदारो के बाद गनवेरी वाला और हड़प्पा जो पाकिस्तान और राखी गढ़ी हरियाणा के अंदर है। धोलावीरा जो है फिफ्थ लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस थी आईवीसी की। आईवीसी 2500 बीसी फ्लरिश किया है। वेस्टर्न जो एरिया है उस जगह पे साइट के अंदर एंशियंट आईवीसी सिटी और ये सब चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। लोकेशन आपने देखी हेरिटेज धोलावीरा। इसके साथ कुछ और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है यहाँ पे मिलते हैं, जैसे टेराकोटा की पोटरी मिलती है, बीड्स है, गोल्ड है, कॉपर है, एनिमल फिगरिन्स है, वो सब चीजें। एंड यहाँ पे ये सब चीजें बताती है कि कैसे लोग रहते थे, न्यू द मेटलर्जी कैसे सब था वो सब बताते हैं। ये डिटेल आप लोग जरूर पढ़िएगा, यहीं से ही क्वेश्चन आएगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन पक्का है धोलावीरा से एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तो आप लोग अच्छे से कर लीजिए भाई। 10 लास्ट ऑन इंस्क्रिप्शन कार्व है आईवीसी के अंदर पर जो वर्ल्ड के अर्लीस्ट साइन बोर्ड है। एंशियंट वैली एक फॉसिल पार्क भी है जहाँ फॉसिल्स प्रिजर्व किए गए हैं। कुछ फीचर्स हैं जैसे कैस्केडिंग सीरीज ऑफ वाटर रिजर्वॉयर। कैस्केडिंग कुछ ऐसे होता है। आउटर फोर्टिफिकेशन मतलब पानी कुछ इस तरीके से गिरता है, इसको आप लोग कैस्केडिंग बोलते हो, पानी झरने के जैसा। 2 मल्टीपर्पज ग्राउंड है, ठीक है। 9 गेट है यूनिक डिजाइन के साथ, और भी कुछ चीजें हैं, प्लीज आप लोग इन्हें पढ़ लीजिएगा। गुजरात में और भी कुछ हड़प्पन साइट है क्या? हाँ जी है, लोथल है जैसे कि। इसके साथ धोलावीरा से पहले ही थी सर्गवाला विलेज के अंदर, 1955 1960 के बीच में आई थी। ऑर्नामेंट्स आपको अच्छे मिलेंगे। रंगपुर है एक बहादुर रिवर के किनारे, है ना। कई और चीजें हैं, कुछ और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है गुजरात में, जैसे कि हिस्टोरिक साइट है अहमदाबाद की रानी की वो, जो कि अभी एक 100 पता नहीं 200 के रुपए के नोट के ऊपर रानी की वो भी बनी हुई है। पटन चैंपियनर और पावगढ़, ये भी आप लोगों को वहीं मिल जाएगी। सो आई होप कि चीजें सबको क्लियर हुई होंगी ना, सुपर मैनर। इफ यस गाइस, सो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो योर ऑन चैनल इंक्वेस्ट आईएएस। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और क्लास हिंदू एनालिसिस आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। जो हम लोगों ने क्वेश्चंस बीच बीच में पूछे हैं, इट्स वेरी गुड टू सी कि आप लोग बताएंगे। एंड इफ यू वांट टू हैव अ न्यू सीरीज ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग, सो यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके साथ साथ पॉलिटी की माइंड मैप्स भी चल रहे हैं, सो हैव अ लुक ऑन द सेम गाइस। थैंक यू।